मित्रों, सुधांशु त्रिवेदी जो है बीजेपी के बहुत धाकड़ प्रवक्ता हैं, लेकिन कई बार जो परिस्थितियां होती हैं वो बहुत जब बदल जाती हैं तो उस समय ऐसे प्रवक्ताओं की जो जिम्मेदारी होती है, उनकी जो मेहनत होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम देखें तो अभी कर्नाटक में बीजेपी की जो चुनावी हार हुई उसके बाद अगर देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर जो बीजेपी की छवि है उस छवि को लगातार चमकाने का जिम्मा, उस छवि को लगातार आगे बढ़ाने का जिम्मा हमेशा बीजेपी के प्रवक्ताओं पर होता है। अगर हम बीजेपी के प्रवक्ताओं की पूरी लिस्ट को देखें तो मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छे प्रवक्ताओं में जिनका नाम आता है तो वो है सुधांशु त्रिवेदी, जो कि आपको हर न्यूज़ चैनल पे दिखेंगे, आपको हर बड़ी अच्छी डिबेट्स में ज़रूर नजर आएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी की जो बयान होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी मार्क क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन अब जिस तरह की हार कर्नाटक में बीजेपी की हुई है उसके बाद अब सुधांशु त्रिवेदी को भी अब और ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है अपनी बात कहने में। और अभी सिंगोल का जो मामला हो रहा है, इसमें सिंगोल के मामले पे अब सुधांशु त्रिवेदी ने जिस तरह का हमला बोला है टीवी न्यूज़ चैनलों पर, विपक्ष के नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी पर, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही करारा हमला है। और अगर आप चाहें तो इस पूरे बयान को देख सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे जो है जम करके बखियां उधेड़ी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तमाम तर्कों की। जवाब देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब। जी, पहली बात, जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है तो इनके मन में कितना सम्मान है ये साफ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बेलैया दंडवत दिखाते हैं तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं, देखिए बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं। संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। परंतु माननीय संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, ये संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है, गर्भगृह में अधिष्ठाता देवता या देवी स्थापित होती हैं और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का वो कब खुलता है, व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया उसकी पूजा है और भारत के लोक जनता 140 करोड़ की भावना वो देवता है जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती है। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा जैसे आप कहने नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था तो 2 दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी में बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए, क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था। देखिए, इन्हें प्रॉब्लम किससे नहीं थी, पीछे संसद भवन का नया स्वरूप दिख रहा है। संसद भवन शुरुआत हुआ तो कोर्ट चले गए, काम आगे बढ़ा तो कोविड के नाम पे कोर्ट चले गए, और अब जब संपन्न हुआ तो विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों के लिए विघ्न संतोषी शब्द होता, हर शुभ कार्य में कोई विघ्न देकर कार्य करने का, उसमें विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास। और इतना ही नहीं, ये जो शेर दिख रहे हैं ना, इसके लिए भी कोर्ट चले गए थे। कहते भारत के राजकीय चिन्ह के शेर जो हैं वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। यानी ये वो थे जो चाहते थे कि शेर भी बिल्ली जैसे दिखने चाहिए, भीगी बिल्ली जैसे, ताकि शांति के कबूतर उड़ते रहें और भारत का जो उभरता हुआ व्यक्तित्व ना आने पाए। अब हकीकत ये हो गई है कि अब भारत की सत्ता उन लोगों के हाथ में है जो वास्तविकता में शेर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण से इनको समस्या हो रही है। दूसरी बात मैं कहूं सिंगोल की बात पे, ये बताइए, ये पुरानी संसद, इसके उद्घाटन में मोतीलाल नेहरू जी आए थे,
और सिंगोल जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था, जिसकी फोटो भी अवेलेबल है। और 2021 में तमिलनाडु की डीएमके की सरकार, जो आज भी इनकी गठबंधन सहयोगी है, उसने अपने ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑर्डर में यह लिखा है कि यह इस प्रकार की घटना हुई थी और सत्ता हस्तांतरण की प्रतीक थी। मगर क्या करें, भारतीय संस्कृति की हर चीज के प्रति ऐसी नफरत है कि कोई भी चीज अगर दिख जाए जिसमें भारत का थोड़ा भी गौरव उभरता हुआ दिख जाए तो बस इनके कलेजे पे सांप लौट जाता है। तो सुधांशु त्रिवेदी के अलावा स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है सिंगोल पर एक बहुत ही ज़बरदस्त अपना बयान जारी किया है और उन्होंने सिंगोल में जो राजदंड है उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो फोकस है वो राजदंड के ऊपर जो बने नंदी पर दिया है। उन्होंने ये कहा कि जो नंदी का प्रतीक है वो क्या जो है कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि नंदी का मतलब महादेव, महादेव का मतलब भारत, भारत की संस्कृति। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज करने का काम जो है वो स्मृति ईरानी ने भी किया है। आपने मुझसे सिंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। मैं आज हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछती हूं, धर्म, आस्था, लोकतंत्र, संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट प्रमाण को इस प्रकार से वॉकिंग स्टिक बताना क्या ये नहीं दर्शाता कि गांधी खानदान वाकई में हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के लोकतंत्र के बारे में क्या सोचता है? इसलिए गांधी खानदान का खुद और खुद से संबद्ध लोगों को प्रेरित करना कि वो नए राष्ट्रपति भवन, नए जो पार्लियामेंट है उसके इनॉग्रेशन का विरोध करें, ये हमारे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। मित्रों, अरविंद केजरीवाल आजकल काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का जो अधिकार उनको एक मिल रहा था, उस अधिकार के ऊपर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। एक अध्यादेश लेकर आए हैं और इस अध्यादेश में एक बार फिर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है वो केजरीवाल से एक तरह से उनके पास नहीं है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जो है इस समय जितने भी विपक्षी दल हैं सबसे मिलने का काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे आपके उद्धव ठाकरे हों, चाहे आपके शरद पवार हों, और अब उन्होंने सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से भी मिलने का समय मांगा है। यानी अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने काम में सफल हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद ये था कि वो कांग्रेस, वो अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, टीएमसी, इन सब के साथ खड़ा कर दे, उसको अलग ना रहने दे। और बिल्कुल यही काम बीजेपी ने किया। बीजेपी ने अपनी टैक्टिक्स से जो है केजरीवाल को आज इन्हीं पार्टियों के खिलाफ के साथ में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इन पार्टियों, इसीलिए अब केजरीवाल को हरा पाना, उनकी इमेज को डेंट कर पाना जो है बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। और खुद जो है आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह और उनके जो तमाम नेता हैं, उन्होंने हमेशा इस तरह के बयान दिए कि कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और एक बयान संजय सिंह का है जो कि वायरल हो रहा है, और उस बयान में संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो गांधी परिवार के वंश से चल रही है, जो उधर ठाकरे हैं वो भी एक वंश से चल रहा है, इधर शरद पवार एक वंश से, इधर समाजवादी पार्टी भी एक राजनीतिक परिवार है। तो उन्होंने इस तरह का उनका एक पुराना बयान जो है वो वायरल हो रहा है आज, और इन बयान को सुन के आपको लगेगा कि किस तरह का विरोधाभास जो है वो आम आदमी पार्टी की राजनीति में आज नजर आ रहा है। जरा आप एक बयान सुनिए एक बार आप। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार
परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ। तो मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।